नमस्कार मित्रों, द नेशनलिस्ट न्यूज के इस ताज़ा एपिसोड में आपका स्वागत है। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं श्री राजेश दुगना जी। राजेश जी, आपका नमस्कार स्वागत अरुण है। जी। थैंक यू नमस्कार वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। राजेश जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने व्यस्त कार्यक्रम में से अपने समय निकाला। और राजेश जी लेक्स लोकन नाम की प्रतिष्ठित लीगल लॉ फर्म के संस्थापक हैं। इसके अलावा राजेश जी वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं और कई भारत सरकार के प्रमुख मंत्रालयों और प्रधानमंत्री कार्यालय आदि को रिप्रेजेंट करते रहे हैं कोर्ट्स में। इसके अलावा वो लगातार समसामयिक विषयों पर भी टिप्पणियां करते रहे हैं। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं। ह्यूमन राइट्स डिफेंस इंटरनेशनल नामक एक ऐसी संस्था के संस्थापक भी हैं लगभग 20 वर्ष से, जो प्रवासी भारतीयों के लिए, विशेष रूप से हिंदुओं के मानवाधिकार हनन जो दुनिया भर में हो रहे हैं, उन पर काम कर रही है। बट इसके साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर उनका एक लंबा अनुभव भी रहा है और वो लगातार उसे ट्रैक भी करते रहे हैं और समय समय पर सार्वजनिक मंचों से उस पर समसामयिक टिप्पणियां भी करते रहे हैं। और हम सभी जानते हैं कि 2 अक्टूबर यानी विजयदशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी स्थापना 1925 में हुई थी, अपने 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है। ऐसे में एक पक्ष संघ का ऐसा है जिसके विषय में शायद लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। अकादमिक जगत की इसकी जानकारी है, कभी कभार मीडिया में भी इस विषय में आता है, लेकिन विभिन्न मुद्दों पर संघ की जो राय है, वो संघ द्वारा समय समय पर जो प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, उन उनके माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि कैसे संघ की थिंकिंग भी विभिन्न विषयों को लेकर इवॉल्व हुई है। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि संघ के वो जो प्रस्ताव संघ ने पारित किए, उसका समाज की तत्कालीन परिस्थितियों से, तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, वैश्विक परिस्थितियों से उसका क्या संबंध था और उसने कैसे उसको इम्पैक्ट किया। और इससे ये भी पता चलता है कि संघ जो है वो जमीन से कितना ज्यादा जुड़ा हुआ था, किस तरीके से समाज की नब्ज पर उसकी उंगली थी। और आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें ये नजर आएगा, लगभग 75 वर्षों से आप कह सकते हैं कि संघ ये प्रस्ताव पारित कर रहा है। 1948 में संघ पर पहली बार प्रतिबंध लगा था, झूठे आरोपों के तहत प्रतिबंध लगाया गया था, प्रतिबंध को हटाना पड़ा, लेकिन उसके बाद संघ ने अपना एक संविधान बनाया और उस संविधान के तहत अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा और अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल, ये 2 संस्थाएं संघ ने बनाई। इन दोनों को आप हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडीज कह सकते हैं। साल में एक बार इन दोनों की बैठक होती है, अलग अलग बैठक होती है। प्रतिनिधि सभा की बैठक अमूमन मार्च अप्रैल में होती है और कार्यकारी मंडल की बैठक साल के उत्तरार्ध में होती है, यानी लगभग आप कह सकते हैं सितंबर से नवंबर के बीच में होती है। और इसमें इसमें अमूमन हर साल कोई ना कोई प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। तो 75 वर्षों से ये प्रस्ताव पारित हो रहे हैं। पहला प्रस्ताव 1950 में पारित हुआ था। हम एक सीरीज करने जा रहे हैं राजेश जी के साथ, क्योंकि 75 वर्ष का समय है और सारे प्रस्ताव एक ही प्रोग्राम में डिस्कस नहीं हो सकते। तो इसलिए हमने तय किया है कि इसे अलग अलग कालखंडों के अंदर जो प्रस्ताव पारित किए गए उस पर चर्चा करेंगे। आज हम जो कालखंड लेने जा रहे हैं वो 1950 से लेकर 1965 के बीच का है। एक बार फिर से दर्शकों को बता दूं, 1950 में पहला प्रस्ताव पारित हुआ था प्रतिनिधि सभा द्वारा, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा द्वारा, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सर्वोच्च डिसीजन मेकिंग बॉडी है। तो राजेश जी, शुरुआत करते हैं 1950 से। तो आप जरा बताएं कि क्या प्रस्ताव 1950 में पहला प्रस्ताव क्या पारित हुआ और उसके बाद अगले कुछ, हम 1950 से 1965 के बीच कई प्रस्ताव पारित हुए, लेकिन जो महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण है आज के समसामयिक संदर्भों में भी, तो उसको लेकर आप जो संघ की दशा दिशा के बारे में भी एक इंडिकेशन करते हैं। तो ऐसे जो है कुछ प्रमुख प्रस्ताव जो है वो उनके बारे में हमें बताएं, जिससे कि जो दर्शक है उनको एक संघ का की जो है एक बेहतर समझ विकसित करने में भी मदद मिलेगी। राजेश जी। शुक्रिया अरुण जी, आपने मुझे ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि संघ से जुड़ाव आपका मेरा लगभग एक समय का ही है। हम 77 के आसपास संघ से बने, 77 78 के अंदर इमरजेंसी के बाद। और संघ उससे बहुत पुराना, उससे तो तकरीबन 70, हाँ तब तक भी 30 साल के रेजोल्यूशन हो गए थे। संघ तो 25 से था, 50 साल का हो चुका था। तो एक बहुत ही अच्छा, एक सौंधी सौंधी सी खुशबू नाक में आती है कि भाई अपना इतिहास, संघ का इतिहास तो हमारा इतिहास है, हम सबका साझा इतिहास है। तो उसको याद कर रहे हैं, उसको तो बहुत से लग रहा है टाइमलाइन में जा रहे हैं। और जैसे संघ की प्रतिनिधि सभा की बैठक में पहुंच गए और वहाँ को एक सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और अरुण जी ने मुझे आदेश दिया है कि भाई
ये रेजोल्यूशन पे डिस्कशन करने के बाद हम जानना चाहेंगे कि सही शब्दों का क्या प्रयोग हुआ। हाँ, मैं तो ये भी अंत बात में तो कहना भूल गया अंत था में कि मैं, हाँ राजेश जी अगर कुछ कोट्स हमें देंगे, उसमें से मेरा हाँ आग्रह हाँ, था राजेश जी से सर कार्यक्रम से महत्वपूर्ण पहले रेजोल्यूशन के एग्जैक्ट वो क्या भाषा बिल्कुल इस्तेमाल हो। एग्जैक्ट भाषा, उससे हमें पता चलेगा कि कार्यकारिणी के जो हमारे सदस्य लोग थे किस भाषा का इस्तेमाल करते थे, किस प्रकार की वर्तनियां लगाते थे, क्या ग्रामर यूज करते थे। तो हम बिल्कुल उस युग में वापस जाएंगे। ये टाइमलाइन जैसा है, महसूस कर रहा हूँ मैं तो कि वापस 50 में जा रहा हूँ। और तब तक मैं जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन संघ था। तो ये बहुत ही, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही। और आशा करता हूँ कि दर्शकों को भी बहुत ही अच्छा लगेगा इस टाइमलाइन में जाने का। बिल्कुल एक नया प्रयोग है, अरुण जी ने इसकी परिकल्पना की है। आपको साधुवाद, धन्यवाद, आपने मुझे इसमें शामिल किया। जैसे अभी अरुण जी ने बताया कि संघ पर तो प्रतिबंध लग गया था 48 में गांधी जी की हत्या के बाद। और काफी समय तक रहा, काफी संघ के लोग उसमें जेल में भी गए, सत्याग्रह भी किया, कुछ अरेस्ट भी हुए। और ये तकरीबन 2 बरस रहा। और 2 बरस के बाद इसको हटा दिया गया। और हटाने के बाद एक बात आ रही थी कि संघ जो है उनको कोई संविधान नहीं है, वो ऐसी कोई संस्था नहीं है जो कि सोसाइटी बनी हो। तो फिर संघ को बोला गया कि अब संविधान की कॉपी दो। तो सरदार पटेल जी के दफ्तर में वो कॉपी दी गई। और संघ पे प्रतिबंध हटा बिना किसी शर्त के। एक ही शर्त, आप अपना संविधान दे दो। अब उसके बाद 50 के अंदर पहला रेजोल्यूशन होता है। और 50 का जो रेजोल्यूशन है, 50 से 65, ये भारत के लिए भी एक संक्रमण काल काल है। साधारण काल नहीं है ये भारतवर्ष के लिए, भारत माता के लिए। क्योंकि उसी काल में शरणार्थी का संकट आता है सबसे पहले 50 में। अभी अर्सवाइल पाकिस्तान जो है और अर्सवाइल बांग्लादेश, वहाँ से लाखों की संख्या में शरणार्थी आ रहे हैं। और लाखों की संख्या में लोग यहाँ से जा रहे हैं। और बहुत हत्याएं हो रही हैं, बहुत हिंसा भी हो रही है। तो वो सारा काल है। उसके बाद हम देखते हैं कि भाषा विवाद का भी एक समय आता है, युद्ध भी आते हैं बीच में। पाकिस्तान से युद्ध आता है, चाइना से युद्ध आता है। 47 में भी युद्ध, कश्मीर का इन्वेजन हो रहा था। आर्थिक चुनौतियों का समाधान आता है। तो और संघ के प्रस्ताव जो हैं, वो इन्हीं घटनाओं पर संघ का जो संगठन का जो दृष्टिकोण है वो बताता है। तो एक तरह से संघ कितना परिपक्व, कितने समय से रहा है, और उसकी परिपक्वता पर देश की जो पॉलिसीज थी, नीतियां थी, उस पर क्या प्रभाव पड़ा, और संघ ने उसको कितनी हद तक प्रभावित किया। क्या संघ जितना प्रभावशाली आज दिखाई दे रहा है, लगभग उतना ही प्रभावशाली 50 में भी था? तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। और काफी मजेदार सी जर्नी होने वाली है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम दोनों इसको, सफर को इकट्ठा दूर कर रहे हैं, पार कर रहे हैं। तो मैंने बताया कि 50 में तो 47 में पार्टीशन हो गया, पलायन शुरू हो गया। और तो पहला रेजोल्यूशन संघ का आता है 1950 का, नागपुर में। और प्रस्ताव का जो सार मैं भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि हिंसा हो चुकी थी और भारी संख्या में आए भी हुए थे हमारे शरणार्थी। तो वो बोलता है कि भारत की जिम्मेदारी है कि शरणार्थियों की रक्षा करना। वो लाखों शरणार्थी आ गए। हिंदू राष्ट्र से कटे नहीं, पाकिस्तान में रहकर भी वो भारतीय हैं। तो संघ बोल रहा है कि जो पाकिस्तान में हिंदू रह गए हैं, क्योंकि इस तरफ बांग्लादेश की तरफ, बंगाल में तकरीबन 27% पॉपुलेशन, और इस पंजाब की तरफ भी तकरीबन 2-3% की पॉपुलेशन, अगर हम अलग अलग करके हिंदुओं की देखें थी। हिंदुओं की पॉपुलेशन, तो करके देखें हिंदू और सिख मिलाकर। तो हम कह रहे हैं कि भारत में रह के भी वो भारतीय हैं। उसके बाद जो संघ सबसे महत्वपूर्ण स्थान लेता है, क्योंकि नेहरू जी ने कहा कि विद द पार्टीशन दिस प्रोसेस इज ओवर। वो उनका अलग देश बन गया, हमारा अलग देश बन गया। लेकिन संघ संघ कहता है कि ये विभाजन जो है, ये विभाजन का सिद्धांत अस्थाई और त्रासद है। और संघ जो है वो अखंड भारत भारत के स्वप्न को जीवित करता है। तो 50 में जब पहला रेजोल्यूशन होता है, तो वो बोलते हैं कि नहीं, ये फाइनल नहीं है, ये पार्टीशन, ये हमारा अखंड भारत है। और वहां रहने वाले हिंदू हमारे इसी राष्ट्र के हिस्सा हैं और बने रहेंगे। ये पहला रेजोल्यूशन पास होता है नागपुर में, जैसे मैंने बताया। और उस वक्त संघ की बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रही। राहत सेवा कार्यों में स्वयंसेवकों की बड़ी भागीदारी थी, बहुत अच्छी भागीदारी थी। और उन्होंने जनता से सहयोग का भी आह्वान किया संघ ने। और इसमें एक तरह से नेहरू जी की सरकार से टकराव भी रहा। उन्होंने तो विभाजन को अंतिम मान लिया। और हमने कहा नहीं, ये अखंड भारत है। अभी भी हम अक्सर अखंड भारत दिवस भी बनाते हैं। तो अखंड भारत दिवस जब हम बनाते हैं, तो इसी रेजोल्यूशन से उसकी आत्मा आती है, क्योंकि इसी रेजोल्यूशन में पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया गया। और संघ ने ही पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया। कांग्रेस या कम्युनिस्ट या किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने अखंड भारत के शब्द का प्रयोग नहीं किया, इसकी परिकल्पना नहीं की। और ये परिकल्पना जो संघ ने 1950 में की थी,
और 2025 में भी अखंड भारत दिवस हम बना रहे हैं, और हम सब संसदों के दिमाग में, मन में ये रहता है कि कभी ना कभी ये फिर से अखंड भारत बनेगा और हम अपने पुराने स्थानों में जाएंगे। एक बहुत ही संघ की ये विशेषता मानी जाएगी कि 75 साल बाद भी हम अपने 75 साल पुराने के जो हमारे स्वप्न थे, और वो अभी उनको लगातार चला रहे हैं। और 50 के बाद जो हमारा मेन रेजोल्यूशन आता है मुख्यतः, वो गो संरक्षण आंदोलन शुरू होता है 1952 में। हम सब जानते हैं कि भारतीय संविधान के अंदर जो गो संरक्षण है वो एक नीति निर्देशक सिद्धांत के तौर पर काम आता है। अनुच्छेद 48 ऐसा आता है, 48। जबकि जो कुल मिला के जो भारत मानसिकता है, आपको पता है गाय के साथ भारत का बहुत लगाव, वैदिक समय से गायों के बारे में बहुत लगाव रहता है। सभी भगवान कृष्ण और सभी कुछ गाय से रिलेटेड है। और इस नॉर्थ के हिस्से को तो काउ लैंड ही बोलते हैं पूरा का पूरा। तो संघ के रेजोल्यूशन में वो बोलते हैं कि जो गौ संरक्षण है वो आर्थिक प्रश्न नहीं है, क्योंकि ये सवाल तब भी उठते थे कि गाय का क्या होगा। तब तो बैल थे और खेती भी गाय पे होती थी, लेकिन उस वक्त भी उठते थे कि भाई गाय क्या करेगी, अगर गाय का दूध देने का समय समाप्त हो गया तो उसको कैसे करेंगे, वो तो आर्थिक तौर पर वायबल वायबल नहीं रहेगा, कैसे चलेंगे। तो संघ का रेजोल्यूशन पास होता है कि गौ संरक्षण आर्थिक प्रश्न ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। तो 52 में संघ कहता है कि ये आर्थिक प्रश्न नहीं है, ये सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता का भी प्रतीक है। ये रेजोल्यूशन बाद में हम इसको पढ़ेंगे पूरे को। उस वक्त सर्वदलीय जन अभियान का आह्वान किया गया, सभाएं की गई, जुलूस निकाले गए, हस्ताक्षर अभियान किया गया। हम सब जानते हैं कि दिल्ली में पार्लियामेंट के ऊपर भी उसी समय के ऊपर एक बड़ा डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ था। शायद उनको लीड करने वाले पात्रेकर या ऐसा कुछ करके एक सज्जन थे, मैं उनका नाम अच्छी तरह से ये ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। डेमोन्स्ट्रेशन, जो बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन था, वो 60s में भी हुआ था, जो गोली चली वहां 60s में पे। हुआ है, तो फिर मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है, ताकि हाँ, 52 में लेकिन उस शुरुआत समय हुई। भी नहीं, बात आपकी ठीक है, बहुत सारी सभाएं हुई, और मेरे ख्याल से कुछ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति थे, उनको मैं सिग्नेचर्स। वो अभी जी अब बता रहा हूँ उसको। जी हाँ, जी। प्रभाव ये रहा कि 52-53 में संघ संघ के और संघ से जुड़ी संस्थाओं ने 1 करोड़ 75 लाख हस्ताक्षर इसके बारे में करवाए। और ये गांव गांव में जाकर तकरीबन 55-56 हजार गांव में गए लोग, और ये 1 करोड़ 75 लाख हस्ताक्षर कराए गए, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपे गए थे। और ध्यान देने, मैं राजेश जी एक बात अंडरलाइन करना चाहता हूँ, जो आज की पीढ़ियां हैं वो ये सोचें कि 1952-53 के अंदर एक तो संघ के पास रिसोर्सेज नहीं थे। यस। दूसरी बात ये है कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन ये आज की तरह नहीं है कि आपने व्हाट्सएप पे भेज दिया और जो है किसी ने पीडीएफ के ऊपर एक डिजिटल सिग्नेचर लगा के भेज दिए, या जैसे हम अक्सर आजकल ऑनलाइन पिटिशंस देखते हैं, और मैं देखता हूँ कि ऑनलाइन पिटिशंस होती हैं, उसमें जो है 10-10 हजार सिग्नेचर इकट्ठे करने में भी जो है वो पसीना निकल जाता है बड़े बड़े संस्थाओं का। और उस समय 1 करोड़ 75 लाख जो जो है हस्ताक्षर लेना, तो ये एक एक उस समय के, जो आपने कहा ना कि टाइम मशीन में जाके जरा उस समय के हिसाब से जरा इमेजिन करें कि वो आज के बेसिकली 20 करोड़ 25 करोड़ सिग्नेचर के बराबर होगा। जी जी हाँ, मतलब उस वक्त की पॉपुलेशन के हिसाब से भी लगाएं तो वो दायरा 10% से, तो संघ का कितना विस्तार था और कितनी प्रतिबद्धता थी 50-52 के अंदर संघ का विस्तार। इससे हमारे को मालूम चलता है विस्तार के बारे में, और प्रतिबद्धता के बारे में चलता है कि सारे संसद कितने प्रतिबद्ध थे। वही विस्तार हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। प्रतिबद्धता का भी स्तर हमने हर साल को संघ ने बढ़ाया है, संघ के कार्यकर्ताओं ने बढ़ाया। और इसमें जब ये राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपा तो मांग हो रही थी कि भाई कानून बनाया जाए राष्ट्रीय स्तर का, जिसमें कि गौ हत्या को प्रतिबंध किया जाए। तो नेहरू जी का भी एक कोट आता है, वो बोलते हैं कि गौ हत्या प्रतिबंध करना संभव नहीं, अगर ऐसा होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो नेहरू जी ने ये थ्रेट भी किया था। अनफॉर्चुनेटली पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय स्तर पर गौ हत्या को प्रतिबंध करने का कानून आज भी नहीं है। और आज भी भारत के कई हिस्सों में गौ हत्या होती है, कानूनी तौर पर भी होती है, कुछ दक्षिण के हरियाणा नॉर्थ ईस्ट में है, सब जगह पर है। और लेकिन आज भी संघ के लोग, संघ के कार्यकर्ता, संघ के संसद, विश्व हिंदू परिषद और संघ से जुड़ी संस्थाओं के लोग अपनी उसी प्रतिबद्धता को बिल्कुल जागृत करके रखते हैं। तो फर्स्ट रेजोल्यूशन जो हमने बताया, अखंड भारत, वो भी जागृत करके। उसके बाद गौ रक्षा का, कि गौ जो है उसका हत्या नहीं होनी चाहिए, इस संस्कृति से जुड़ा है, वो भी जागृत करके रखा हुआ है। आज भी हम रोज सुनते हैं कि गौ हत्या को रोका गया, ये किया गया। तो निरंतरता एक संगठन को जो विस्तार देती है, तो निरंतरता और प्रतिबद्धता, ये हम देखो पहले रेजोल्यूशन से देख रहे हैं, वो जो जैसे टाइम मशीन में है उस वक्त भी था, उसी प्रतिबद्धता से आज भी है। तो ये दूसरा रेजोल्यूशन हमारा गौ संरक्षण के बारे में आया, बहुत बड़ा, बहुत महान, 1 करोड़ 45 लाख लोगों के हस्ताक्षर। उसके बाद 1953,
52 के बाद 53, और कश्मीर का पूर्ण एकीकरण। हम जानते हैं कि उस वक्त धारा 370 आ गई थी, धारा 35 से आ गई थी। उसी वक्त परिषद ने ये आंदोलन शुरू किया था कश्मीर को जोड़ने का और धारा 370 को हटाने का। फिर देखिए क्या हो रहा है कि संघ जो है सन 1953 में भी कहता है कि 370 हटनी चाहिए, 35 से हटना चाहिए, और फिर लगातार चलता रहता है। और 3-4 साल पहले जो है वो सरकार उसको हटाती है और सुप्रीम कोर्ट भी उसको वो करती है। तो फिर से निरंतरता और प्रतिबद्धता का एक नया उदाहरण आता है। अब इसमें ये रेजोल्यूशन हुआ, हमने सबने नाम सुना हुआ है, जनसंघ के स्थापक श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उनकी कश्मीर में गिरफ्तारी होती है और उनकी मृत्यु भी हो जाती है। काफी विवाद है उसके बारे में, कभी चर्चा होगी तो पूरी इस चर्चा को किया जा सकता है। हम सब जानते हैं कि लालकृष्ण चंद्र अडवाणी भी झंडा फहराने के लिए कश्मीर गए थे, वो भी इसी आंदोलन का हिस्सा था। तो संघ के रेजोल्यूशन में कहा जाता है कि प्रजा परिषद की न्याय संगत मांगों का संघ ने समर्थन किया अपने रेजोल्यूशन में। और रेजोल्यूशन में बोला कि सरकार के दमन की निंदा की, क्योंकि काफी बड़ी संख्या में लोगों को अरेस्ट किया जा रहा था। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तो मृत्यु भी हो गई। और बोला कि सरकार जो है आप औपनिवेशिक शासकों जैसा व्यवहार कर रही है। तो उसी वक्त ही खत्म हुआ था अंग्रेजों का राज। और आरएसएस पे लगे झूठे आरोपों का खंडन किया इस रेजोल्यूशन के अंदर। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी रेजोल्यूशन से बाद की राजनीति में धारा 370 हटाने की वैचारिक नींव भी लगी। और अंततोगत्वा धारा 370 को हमने हटता हुआ देखा, जिसके बारे में काफी लोग बोलते थे कि 370 हटेगी तो भारत का तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा। उन सब वो सब झूठे साबित हुए। और संघ का वो 370 हटती है। इसी समय में नेहरू सरकार के साथ आरएसएस का विवाद बढ़ना शुरू होता है, शुरुआत होती है उसकी। और उसी वक्त ये नारा पहली बार सामने आता है, एक देश में दो विधान दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। एक देश में दो विधान दो निशान नहीं चलेंगे, क्योंकि उस वक्त संविधान भी कश्मीर का अलग था, उनका झंडा भी अलग होता था। तो ये रेजोल्यूशन फिर उसकी निरंतरता और प्रतिबद्धता लगातार हमको दिखाई देती है। अब आप सोच रहे होंगे, संघ तो गाय के बारे में बात करता है, संघ तो कश्मीर के बारे में बात करता है, संघ तो जो ये लोग शरणार्थियों के बारे में बात करता है, तो उसके अलावा क्या कर रहा था? तो एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते की बात आती है। बिल्कुल, संघ संघ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र था जिसको पेरूबाड़ी ऐसा क्षेत्र बोलते थे। इसका विवाद हुआ 1959 में। और सरकारों ने आपस में बात करके ये तय किया कि बेड़ूबारी का कुछ क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान को सौंप दिया जाएगा। अब कहें तो ये अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, इसमें एक सांस्कृतिक संगठन का क्या लेना देना। लेकिन संघ इसके बारे में बिल्कुल पूरी जोर शोर से लग जाता है। और 59 के जो हमारा रेजोल्यूशन है उसमें हम कहते हैं कि हमारी भारत के किसी हिस्से को किसी दूसरे देश को सौंपना यह राष्ट्रीय अपमान है और संविधान और जनता की भावना की अवहेलना है। संघ मांग करता है कि भारत सरकार से कि इस समझौते को रद्द किया जाए, और संसद से आह्वान करता है और जनता से आह्वान करता है कि इस समझौते को ना माने। ये संघ ने किया। इसका महत्व क्या था कि जनता में इसके बारे में व्यापक विरोध हुआ। जैसे अभी हम लोग बोलते हैं कि नरेशन बिल्डिंग होता है, तो नरेशन बिल्डिंग आज नहीं हो रहा है। वो गौ गौ रक्षा के स्तर पर भी, और बेरोजगारी के बारे में, जिसके बारे में कौन जानता होगा, कौन आज की डेट में आप बोलो बेरोजगारी, किसी को मालूम ही नहीं होगा। तो बहुत ही व्यापक इसका आंदोलन चला, जनता में इसका विरोध हुआ। बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है और इंटरनेशनल रिलेशंस में और राज्य की शक्तियों में ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकदमा है। जो भी लॉ पढ़ते हैं उनको इस मुकदमे के बारे में पढ़ाया जाता है। उन्होंने बोला, संविधान ने बोला आप ऐसे करके नहीं कर सकते, आपको इसमें संविधान में संशोधन करना होगा। फिर संशोधन हुआ और बेरोबारी जब इलाका दिया गया तो कुछ इलाका भारत को मिला भी, तो एक्सचेंज ऑफ एरियाज भी हुआ। तो इतने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो एक बात थी उसमें संघ का बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। उस वक्त रिजर्वेशन सिर्फ गाय से ना बढ़कर इंटरनेशनल बाउंड्रीज और टेरिटरीज के बारे में भी चला जाता है। हालांकि सरकार ने बोला कि ये तो व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं था ऐसा कुछ उसको रोकना। पर संघ ने बोला कि ये राष्ट्रीय गौरव का प्रश्न था। तो ये राष्ट्रीय गौरव का प्रश्न, सांस्कृतिक गौरव का प्रश्न, ये बार बार आता रहेगा। तो हम ध्यान करेंगे कि ये लगातार रेजोल्यूशन में जब हम आगे ये सफर को 25 तक लाएंगे तो ये राष्ट्रीय गौरव ये प्रश्न बार बार आएंगे। हम इसको बार बार इनको विजिट करेंगे। राजेश जी, मैं एक चीज आपसे जानना चाहते हैं। जैसे अभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की आपने बात की, तो 1950 से 60 के दशक में चीन को लेकर, और 62 में तो चीन का हमला भी हुआ,
जी, अभी आर कौन सा कमिंग टू दैट, उसमें वो हमारा तिब्बत। 62 का है, अभी हाँ, आ रहे और हैं उसके ऊपर। तिब्बत पे भी कब्जा जो है जी चाइना ने जी किया, तो जी। इसको लेकर भी क्या संघ का कोई स्टैंड रहा? हाँ, मैं अभी वहां पर आ रहा हूँ, उससे पहले मैं 1950 के 58 के रेजोल्यूशन पे आना चाह रहा था। तो 58 का रेजोल्यूशन जो है वो राष्ट्रीय भाषा और सांस्कृतिक एकता के बारे में। तो हमें याद है कि उस वक्त काफी आंदोलन चल रहा था हिंदी के बारे में। तो 65 तक जो है संविधान में ऐसा प्रावधान था कि अंग्रेजी के स्थान जो है वो हिंदी ले लेगी। और तो इस बात का दक्षिण भारत में बड़ा विरोध हो रहा था। और संघ के रेजोल्यूशन में ये कहा गया कि कोई भी देश जो है किसी विदेशी भाषा को अपनी भाषा नहीं बना सकता। और ये जो है अंग्रेजी जो है वो मानसिक दास्ता का एक निशान है, उसकी पहचान है। तो संघ के रेजोल्यूशन में बोला गया कि हिंदी को संपर्क भाषा बनाया जाए, क्योंकि हिंदी स्वाभाविक तौर पर भारत की संपर्क भाषा है। और संस्कृत को संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा का प्राण, राष्ट्रीय भाषा का प्रण लिया जाए। ऐसे संस्कृत के बारे में ये बोला, ये नहीं कि राष्ट्रीय भाषा बनाई जाए। तो लेकिन संस्कृत के बारे में प्रतिबद्धता काफी जोर से वो सामने आती है। फिर संघ के रेजोल्यूशन में सिर्फ हिंदी और संस्कृत की बात नहीं आ रही। द लेवल ऑफ मेच्योरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राष्ट्रीय कार्यकारिणी ऑफ संघ, राष्ट्रीय स्वयं संघ, आप समझ सकते हो कि सभी भारतीय भाषाएं राष्ट्रीय राष्ट्रीय भाषाएं, किसी भाषा आधारित भेदभाव से बचाव करना चाहिए। लुक एट द मेच्योरिटी। जब हम हिंदी के प्रति भी हमारी प्रतिबद्धता पूरी है, संस्कृत प्रति भी प्रतिबद्धता पूरी है, तो बोलते हैं सारी भारतीय भाषाएं महान है, सारी राष्ट्रीय हैं, किसी प्रकार पे भाषा पे यही भेदभाव नहीं राजेश होना जी, बड़ा चाहिए। अच्छा आपने पॉइंट किया। और एक कंसिस्टेंसी आप देखिए कि विज्ञान भवन में अगस्त के महीने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो छठे सरसंघ चालक हैं, वो सभी दूसरे सरसंघ चालक थे, जो है माधवराव सदाशिवराव बोल गुरु रहे थे जी, जी गुरु जी गुरु का। जी, गुरु जी। तो अभी छठे सरसंघ चालक है विज्ञान भवन के अंदर, उनसे इस पे 3 दिन का उनका जो है एक आउटरीच प्रोग्राम के तहत जो है वो 3 दिन उनका वक्तव्य था। 2 दिन वक्तव्य था, एक दिन क्वेश्चन एंड आंसर सेशन था। तो उसमें उनसे एक प्रश्न पूछा गया इसके ऊपर कि जो ये भाषा विवाद चल रहा है, तो आपका क्या कहना है कि कौन सी भाषा राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए? तो उन्होंने कहा कि सभी भारतीय भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं। और ओ, एग्जैक्टली। संपर्क के लिए कोई एक भाषा होनी चाहिए, जो देश चुन ले वो संपर्क के लिए जो है वो भाषा एक वो होनी चाहिए। तो वहां पे भी वो एक संघ जो है वो, आपने बताया 58 का रेजोल्यूशन है शायद, कि 58 का उसमें भी ये रेजोल्यूशन है। कह रहे हैं कि सभी भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं। और आज भी जो है वो यही कह रहे हैं कि सभी भाषाएं राष्ट्रीय भाषा हैं जी। तो क्या ये माना जाए कि कोई संगठन अगर लंबा चलता है, 100 बरस पूरे करता है, तो उसके मूल कारण उसकी प्रतिबद्धताओं की निरंतरता होती है? तो मुझे लगता है कि शायद हाँ। तो क्या वो डेविएट होते रहते हैं समय के साथ? तो शायद ना, क्योंकि वो हर समय अपने आप को वो अपने मुद्दों के प्रति, अपनी प्रतिबद्धताओं के प्रति समर्पित रखते हैं। तो हम बार बार ये बात को बोलेंगे, दोहराएंगे, और अच्छा लगेगा हमको इस बात को दोहराना। उसके बाद सन 1962, अभी आप चर्चा कर रहे थे, चीन का आक्रमण हुआ तिब्बत की सीमा के ऊपर। और उस वक्त नेहरू जी बोल रहे हैं कि भाई हिंदू हिंदी चीनी भाई भाई। अभी भी हम बोलते रहते हैं, अभी भी लोग कह रहे हैं कि हिंदी चीनी भाई भाई हो रहा है या नहीं। आई डोंट नो क्या ऑब्सेशन है हम लोगों का कि हम चाइना हमें बार बार आकर्षित करता है, हम चाइना के पास बार बार जाते हैं, भावुक है ना पुराने। भारतीय, हाँ, जल्दी भारतीय इमोशनली भावुक। इमोशनली एक्सप्लॉइट हो जाते हैं जल्दी। चीनी लोग भी भावुक लोग नहीं होते नहीं, हैं। चीनी भावुक नहीं है जो है। चलिए हम इस अच्छा। विषय पे एक बार फिर से चर्चा वो करेंगे जो है। कंफ्यूशियस, हाँ चलिए। हाँ, तो तो ये मान 62 वाला, 62 की आप बता रहे थे। 62 में है तो ये चीन का हमला हुआ। और तब तक वो नेहरू जी हिंदी चीनी भाई भाई, तो हिंदी चीनी की भाई भाई की नीति बिल्कुल समाप्त हो गई, चाइना ने हमारे पर हमला कर दिया। तो रेजोल्यूशन फिर संघ का 1962 का है, जो बोलता है कि चीन का विस्तारवाद एशिया के लिए खतरा है। अभी श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विस्तारवाद के ऊपर और चाइना के विस्तारवाद के ऊपर 2-3 साल पहले, शायद 15 अगस्त से, या बार बार वो चर्चा करते हैं कि चाइना का विस्तारवाद एशिया के लिए खतरा है। 62। पूरी और दुनिया के 1900। एनालिस्ट यही कह रहे हैं। पूरी दुनिया के एनालिस्ट यही कह हाँ। रहे हैं। टॉप तो फिर एनालिस्ट, टॉप एक्सपर्ट सारे यही कह रहे हैं और कि तब तो चाइना का। भारत में संघ की सरकार नहीं थी, लेकिन अब जो सरकार है वो भी कह रही है चाइना का विस्तारवाद। वो बोलते हैं कि जो इंपीरियलिज्म है वो अब आज का वो समय नहीं है। तो फिर वो निरंतरता आ रही है। 62 में जो संघ कह रहा था, तो सन 25 में वो भारत की सरकार बोल रही है और पूरी दुनिया बोल रही है।
तो कितना दूरदर्शी सोच थी संघ के, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कार्यकर्ताओं की। और उसके बाद बोलते हैं कि तब तक कि तिब्बत, चाइना तो आ चुका था, हमारे क्षेत्र कब्जा कर चुका था, जो अक्साई चीन जिसके बारे में भी बात होती रहती है। तो बोला कि आक्रमणकारियों को पूरी तरह खदेड़े बिना समझौता नहीं करें। सरकार थोड़ा डर रही थी बात करने में, तो संघ उस वक्त बोलता है, संघ ने तिब्बत की स्वतंत्रता का समर्थन किया। कब किया? 62। और अभी हम भारत तिब्बत तिब्बत सहयोग मंच की संस्था संघ की चलती है, क्या दिनेश कुमार जी उसमें काम करते हैं, बाकी लोग भी करते हैं, हमने HRDI की तरफ से मतलब आपके मैं साथ थोड़ा सा मिलकर। टेक्निकली करेक्ट कर देता हूँ कि संघ की नहीं, मतलब संघ के जो स्वयंसेवक, जिसको आरएसएस इंस्पायर्ड ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, यस। तो एक हाँ, वो संघ। आप जी बिल्कुल, आपने मुझे सुधारा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कि उसके बारे में जी चर्चा हो रही थी, तो ये है, आज भी उसकी बात चल रही है। संघ आज भी मेरे को कुछ ही दिन पहले किसी संघ के अधिकारी जी से बात कर रहा था मैं, तो उन्होंने बोला कि हम तिब्बत पर और दोबारा कुछ उसको और महत्वपूर्ण तरीके से देखना चाहते हैं। तो 25 में, आज से 10 दिन पहले, एक संघ के एक बड़े अधिकारी से मेरी चर्चा में तिब्बत आया। 62 में भी संघ के अधिकारी तिब्बत की बात कर रहे थे। तो संघ का नाम तो निरंतरता और प्रतिबद्धता भी रख देना चाहिए RSS के आगे, वो मुझे मालूम नहीं जो शब्दों को अच्छा खेलना जानते हैं। फिर संघ ने उसी रेजोल्यूशन में पाकिस्तान को कश्मीर पर रियायतें देने की ना देने की चेतावनी दी, कि कश्मीर को कोई वो ना दिया जाए। और फिर आगे बोला कि घरेलू राजनीति में एकता, उद्योग नीति युद्ध केंद्रित हो। तब का है 62 में। 62 में संघ जो है उद्योग नीति के बारे में कैसे होता था ये सांस्कृतिक संगठन, और फिर बोलता है कि उद्योग नीति कैसी हो, फिर बोलता है कि युद्ध केंद्रित हो। उस वक्त संघ कहता था कि आप अपनी ऐसी नीतियां बनाओ कि युद्ध की स्थिति में हमको घबराना ना पड़े। और 2025 में युद्ध होता है, और युद्ध के समय अभी फिर वही बात हो रही है कि उद्योग नीति ऐसी बनाओ कि जो युद्ध केंद्रित हो। तो जो संघ सन 1962 में कह रहा था, 25 में सभी सरकारें और सभी विद्वान जो है युद्ध समर्पित, वो बोलते हैं ये हमारी उद्योग नीति में गड़बड़ थी, वरना हमें इतनी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। हमारे अभी जहाज समय पे बनते नहीं है, या हमारे पास इंजन की वेट करनी पड़ती है, तेजस के लिए इंजन नहीं, जैसे जो भी हो रहा है। तो वो संघ उस वक्त युद्ध नीति उद्योग नीति युद्ध केंद्रित हो। अब फिर वही जो भविष्य में दूर तक देखने की एक कला है, तो वो इसमें दिखाई देती है, दूरदर्शिता, शायद प्रतिबद्धता, दूरदर्शिता और समर्पण, तीनों क्योंकि एक युद्ध नए नए सिर्फ शब्द। शस्त्रों से नहीं लड़ा जाता ना। देखिए जैसे टेरिफ वॉर चल रहा है यूएस के साथ, युद्ध के कई स्वरूप होते हैं जो है। तो टेरिफ और इकोनॉमिक वॉरफेयर जो है एक बड़ा वॉरफेयर है। इसी तरीके से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो है वो एक बड़ा वॉरफेयर है। तो ये जो कहना कि अगर आपके उद्योग, आज इंडिया की डोमेस्टिक इकोनॉमी स्ट्रांग है पिछले 10 साल से जो इस सरकार ने काम किया है, तो डोमेस्टिक इकोनॉमी स्ट्रांग है, तो आज हमारे पे भले 50% टैरिफ पे लग रहे हैं, या भी H1B वीजाज का भी जो मसला, मतलब अमेरिका जो है वो थोड़ा सा एक ऑप्टिकल पोजिशनिंग कर रहा है अपनी, तो दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, ऐसा माना जा रहा है। तो उससे कोई ऐसी हड़बड़ाहट नहीं है, क्योंकि मैं आप लगातार स्टॉक मार्केट को देखिए, स्टॉक मार्केट भारत की लगातार अच्छा कर रही है। 22-25 हजार करोड़ की लोग SIP डाल रहे हैं अभी भी हर महीने, और उद्योग ठीक चल रहे हैं। और अभी इनफैक्ट अभी जो लेटेस्ट डेटा आया है हमारा जो है GDP का लास्ट क्वार्टर का, तो वो बहुत ही 7% से ऊपर की ग्रोथ चल रही है जो है। और अभी भी इंडिया कंटिन्यूज टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, है। मिशन सिंदूर के बाद भी, और इसके बाद भी। और हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा किस तरीके से जो इंडिजिनस हमारी जो टेक इंडस्ट्री थी, उसने बेसिकली किस तरीके से डिफेंस इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन करके जो आयरन डोम पूरा तैयार किया, जिसकी वजह से एक प्रोटेक्टिव शील्ड रही। पाकिस्तान की तरफ से एक भी जो प्रोजेक्टाइल था वो अंदर आके अपने निशाने पे नहीं लग पाया, और इंडिया की तरफ से एक भी प्रोजेक्टाइल ऐसा नहीं था जो अपने निशाने पर नहीं लगा। वो तो ये युद्ध एक जो नीति, युद्ध हाँ, केंद्रित उद्योग नीति, ये पिछले 10 साल में इस सरकार उद्योग ने नीति किया। युद्ध केंद्रित हो, मतलब व्हाट एन अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन। मैं मतलब अपेक्षा नहीं करता था मैं कि भाई युद्ध के बारे में, युद्ध की नीति और उद्योग के समन्वय के बारे में बात हो रही होगी। 62 में संघ ये बात करता दिखाई देता है, अपने आप में कुछ थोड़ा सा अलग सिद्ध करता है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी जब मैं इसको इट्स अ स्टडी विजन, करने बैठा। इट्स अ विजन, विजन। विजनरीज। हाँ, विजन है। उसके बाद 65 में तो फिर से लड़ाई हो जाती है पाकिस्तान के साथ।
तो ताशकंद समझौता होता है। तो ताशकंद समझौते के बाद ये जो हुआ है 1965 युद्ध के बाद जो है लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे उनके बारे में समझौता हुआ, जिसको हम ताशकंद, उसी ताशकंद समझौते के अंदर श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन भी हुआ। अभी ताशकंद फाइल्स के नाम से भी एक शायद पिक्चर बनी थी। जी जी जी। और मैं ताशकंद गया हूँ, मैंने वो जगह देखी है जहाँ उस पर समय मैं शास्त्री। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, ताशकंद अभी रूस का हिस्सा नहीं है। उस समय यूएसएसआर यानी सोवियत संघ हुआ करता था, ताशकंद उसका हिस्सा हुआ करता था। और ताशकंद में रूस की मध्यस्थता हुई थी, जिससे कि लाल बहादुर शास्त्री जी यहाँ से और अयूब खान पाकिस्तान से गए थे। और दोनों के बीच में 1965 के युद्ध के बाद एक समझौता हुआ था, शांति समझौता। और वहीं पर जो है समझौता साइन करते ही उसी रात को, या जो है उसी समय जो है, मतलब जब वो वहां पे समझौता साइन करने गए, समझौता साइन किया और वहीं उनका निधन हो गया। माना जाता है कि रहस्यमय परिस्थितियों में हुआ, जैसा राजेश जी ने बिल्कुल ठीक मेंशन किया कि आप इस विषय में और जानकारी जानना चाहते हैं तो ताशकंद फाइल्स, ये एक फिल्म आई है, तथ्यों पर आधारित है, देख सकते हैं उसको। जी राजेश जी। उस रेजोल्यूशन में बोला कि सैनिकों के शौर्य का सम्मान किया रेजोल्यूशन के अंदर। और उसमें बोला कि यदि युद्ध में कि युद्ध में जीते भूभाग को लौटाना राष्ट्र हित के विपरीत है, क्योंकि एरिया लौटाए गए थे। और महत्वपूर्ण इसका ये बात है कि ये बिल्कुल राष्ट्रीयता बनाम अंतर्राष्ट्रीय दबाव, ये इसका जो बैलेंसिंग था उसके है। और संघ ने यहाँ पर भी अपनी राष्ट्रीयता के बारे में किया। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक तरफ हम बैरोबरी के बारे में जा रहे हैं, और यहाँ पर हम ताशकंद के बारे में भी, जब जमीनें वापस हो रही हैं, युद्ध में जमीनें वापस हो रही हैं, युद्ध ट्रिनिटी ऑफ वॉर हो रही है, तो भी संघ इसके बारे में जागरूक है और अपनी बात को रखता है। तो ये हम 65 में आ गए, मतलब तो राजेश सफर जी, करते करते अब इसके बाद आठ आठ मेजर रेजोल्यूशन हमने ये पढ़े इस ठीक है, सफर के। अब मैं एक एक इंटरेस्टिंग जानकारी दर्शकों के साथ साझा करता हूँ। उसमें राजेश जी से मेरा आग्रह है कि जो रेजोल्यूशंस के मुख्य पार्ट थे वो एक बार कोट अनकोट बिल्कुल पढ़ के वो करें। मैं बिल्कुल। इंटरेस्टिंग। अरुण जी ने मुझे बोला था कि आखिरकार आपने तो बता दिया, अब राजेश गोगना और अरुण आनंद ने मिलकर इस रेजोल्यूशन के बारे में बात की है। हमने अपनी भाषा को भी इस्तेमाल किया, हम अपनी अभिव्यक्ति को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अरुण जी ने बोला पूरे ईमानदारी से जो संघ के रेजोल्यूशन में लिखा गया है वही पढ़ा जाए, ताकि हमारे सब दर्शकों को और अपने संघ के कार्यकर्ताओं को आभास हो कि आज से 75 साल पहले या 70 साल पहले या 65 साल पहले हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी किस भाषा का इस्तेमाल करती थी, किस तरह के वो शब्दों का प्रयोग करती थी, किस प्रकार से अभिव्यक्त करती थी तो अपने आप राजेश को। जी ये पढ़ेंगे उससे पहले मैं एक छोटा सा एनेक्डोट आपको बता देता हूँ कि 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, तो इमिडिएटली उसे तुरंत श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, सभी राजनीतिक दलों की। लेकिन संघ एक अकेला ऐसा गैर राजनीतिक संगठन था कि शास्त्री जी ने स्पेसिफिकली मैसेज भेजा गुरु जी को, गोलवलकर जी को, जो सरसंघचालक थे उस समय, और उन्हें कहा कि आप जहां पर भी हैं, आप तुरंत बेसिकली जो है वो दिल्ली पहुंचे और उस सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लें। तो ये ऑन रिकॉर्ड हिस्सा है कि सारी राजनीतिक पार्टियां और एक अकेला ऐसा सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन जो है, जिसको कि उन्होंने बुलाया और ये कहा कि आपको इस बैठक में रहना है। और गुरुजी गए और उन्होंने वो बैठक अटेंड की, और संघ ने जो कंट्रीब्यूशन करना था वो किया, वो एक अलग विषय है जो है। अपार्ट फ्रॉम रेजोल्यूशन, ऑन ग्राउंड जो संघ ने काम किया। तो राजेश जी, अब आप थोड़ा सा जरा रेजोल्यूशन की जरा भाषा आप बताएं, तो ये भी पता चलेगा कि जो है इससे जो विचारों को, वैचारिकता को या वैचारिक प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का माध्यम तो शब्द ही हैं। तो अब जरा इन शब्दों पर जो है आप नजर डालें। जी, पहला रेजोल्यूशन शरणार्थी और विभाजन के बारे में 12 मार्च 1950 को नागपुर में हुआ। उसका एक हिस्सा पढ़ रहा हूँ। यद्यपि विभाजन स्वीकार किया गया है, पाकिस्तान में हिंदू अपनी राष्ट्रीयता ना तो खो चुके हैं और ना खो सकते हैं। भारत सरकार का पवित्र कर्तव्य है कि उनके हितों और प्राणों की रक्षा करे। दूसरा, गो संरक्षण के बारे में 1952 1952। गो संरक्षण केवल आर्थिक प्रश्न नहीं है, यह हमारी सांस्कृतिक पवित्रता और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। इस विषय पर केंद्र सरकार की दुविधापूर्ण नीति को त्यागना होगा। केंद्र सरकार को दुविधापूर्ण नीति को त्यागना होगा। रेजोल्यूशन नंबर, मतलब गो संरक्षण के बारे में। तीसरा, जम्मू कश्मीर एकीकरण के बारे में सन 1953 सभा, मतलब राष्ट्रीय कार्यकारिणी सभा
जम्मू कश्मीर राज्य सरकार और भारत सरकार की दमनकारी नीति की तीव्र निंदा करती है। सभा सरकार से आग्रह करती है कि सत्याग्रहियों को न्यायोचित मांगों को सुने सत्याग्रहियों की न्यायोचित मांगों को सुने। चौथा, नेहरू नून समझौता बेरूबाड़ी का, जो एक्सचेंज ऑफ टेरिटरी है। भारत सरकार द्वारा बेरूबाड़ी व अन्य भारतीय भूभाग पाकिस्तान को सौंपने का प्रयास न केवल हमारे राष्ट्रीय गौरव पर कलंक है, बल्कि यह हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए भी अत्यंत घातक है। उसके बाद राष्ट्रीय भाषा नीति 1958। किसी भी स्वतंत्र देश की अभिव्यक्ति का साधन कोई विदेशी भाषा कभी नहीं हो सकती। हिंदी स्वाभाविक रूप से अंतर प्रांतीय संपर्क भाषा के रूप में विकसित हुई है। संस्कृत तो राष्ट्रभाषा की उत्कृष्ट स्वरूप है। उसके बाद चीन आक्रमण 1962। जब तक हम संघर्ष करते रहेंगे हम तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक अपने भूभाग से अंतिम चीनी आक्रमणकारी को खदेड़ नहीं देते। चीन के युद्ध विराम प्रस्तावों को तत्काल अस्वीकार करना होगा। हमारी स्थायी स्थायी सुरक्षा के लिए चीन की स्वतंत्रता भी आवश्यक है। सातवां, ताशकंद समझौता 1965। हमारी सेना के अतुलनीय कार्य को नमन करते हुए यह सभा गहरी चिंता व्यक्त करती है कि उनके पराक्रम का फल ताशकंद में खो दिया गया। नमस्कार, धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। और दर्शकों से आग्रह है कि आप अपने जो है वो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट दें। और अभी हमने इस पार्ट में, इस एपिसोड के अंदर 1950 से लेकर 1965 तक के रेजोल्यूशन लिए हैं। जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा उसमें हम 1965 के बाद के रेजोल्यूशन लेंगे। और 75 तक के हाँ कर हाँ, लेंगे इसको। 1965 से शायद लगभग 75-80 तक के हम रेजोल्यूशंस लेंगे, जितने भी हम एक हमारी एक तय समय सीमा है उसके बीच में आ सकते हैं। और फिर उसके बाद आगे मतलब हम कुल मिलाकर 2025 तक का सफर जो है वो तय करेंगे, क्योंकि 2025 में प्रतिनिधि सभा की बैठक हो चुकी है और कार्यकारी मंडल की बैठक अभी होनी है। तो लेकिन 2025 में प्रतिनिधि सभा की बैठक में प्रस्ताव पारित हुए। बहरहाल तो चर्चा को यही समाप्त करेंगे। राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने रोचक तरीके से संघ की ये एक यात्रा है जो 1950 से लेकर 1965 तक की है, जो इसके प्रस्तावों के माध्यम से हमने एक आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू उसका देने का जो है प्रयास किया है। और जहाँ आप तक मुझे लगता है कि ये शायद ऐसा पहली बार ही हो रहा है कि संघ के जी जी। रेजोल्यूशन के बारे में एक बातचीत शुरू हो रही है। मैंने इससे पहले एक्सपीरियंस नहीं किया, शायद आपको जानकारी में होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि इसी बहाने कुछ सकारात्मक चर्चाएं संघ के 100 वर्ष को लेकर भी होंगी। और जल्दी मिलेंगे नए विषय के साथ। राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू जल्दी अरुण जी। राजेश जी के साथ अगले एपिसोड में हम नेक्स्ट जो फेज है 65 से लगभग 80 तक का, उसके रेजोल्यूशंस की चर्चा करेंगे। इसके बीच में अगर कुछ आप के सुझाव हो, कुछ जानना चाहते हो, कुछ आलोचना करना चाहते हो, कहीं हमारे से तथ्यात्मक गलती हो गई हो, तो जरूर पॉइंट आउट करें। उसे करेक्ट भी करेंगे अगले एपिसोड के। तो दर्शकों से आग्रह है कि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे नए विषय के साथ। सबको बहुत और बहुत इस नमस्कार, सीरीज को तो धन्यवाद। जारी रखेंगे ही, राजेश जी। हाँ बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच।